दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2024 में रिलीज हुई एक जबरदस्त बंगाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूवी में सस्पेंस शहर में हो रहे मर्डर्स को लेकर है, जिसके चलते एक नहीं पूरे 4 पुलिस वाले परेशान हैं। तो अब ये मर्डर मिस्ट्री आखिर कैसे सुलझेगी और आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी होगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत सुष्मिता नाम की लड़की से होती है, जो कि रात में अपना काम खत्म करके बस से अपने घर लौट रही होती है। तभी ट्रैवल के दौरान हम देखते हैं कि शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। अब उन दोनों की बातों से हमें अंदाजा हो जाता है कि शायद आज उनका मिलने का प्लान था, लेकिन वो प्लान आज किसी वजह से फेल हो गया था। इस बीच हम देखते हैं कि सुष्मिता के पीछे एक मास्क वाला आदमी बैठा होता है, जो लगातार उस पर नजर रखे होता है। फिर जब सुष्मिता का स्टॉप आता है और वो बस से निकलकर पैदल घर के लिए निकलती है, तो वो मास्क वाला आदमी भी बस से उतरकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब सुष्मिता भी इस चीज को नोटिस कर लेती है और घबराहट में अपने कदम भी तेज कर लेती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ घर में मौजूद है। असल में सुष्मिता अकेले ही रहती थी, जिस वजह से उसकी माँ कभी कभी उससे मिलने आती थी। अब यहाँ इन दोनों माँ बेटी की बातों से पता चलता है कि सुष्मिता की हाल ही में शादी टूट गई थी, इसलिए फिलहाल उसकी माँ उससे कहती है कि इस बार वो खुद अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर ले, जिसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब थोड़ी देर बातचीत के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी सुष्मिता के घर में घुसता है और उसके सिर पर वार करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें कनिष्का नाम का पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जो रात में अपने घर चैन से सो रहा था। लेकिन तभी उसकी टीम उसे कॉल करके बताती है कि सर, किसी लड़की का मर्डर हुआ है, आप जल्दी आइए। असल में वो लोग उसे सुष्मिता के ही मर्डर की खबर दे रहे होते हैं। फिर जब कनिष्का क्राइम सीन पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तो उसकी बीवी मिली उसे कहती है कि क्या आप सुबह नहीं जा सकते। तो कनिष्का उससे कहता है कि नहीं, शहर में एक लड़की का मर्डर हुआ है, इसलिए मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। और ऊपर से रितेश ने मुझे बताया कि उसने कभी ऐसी हत्या नहीं देखी। फिर हम देखते हैं कि कनिष्का क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहां रितेश पहले से ही मौजूद होता है। अब इससे पहले कि कनिष्का अंदर जाता, रितेश उससे कहता है कि सर, अंदर बहुत ही भयानक सीन है, इसलिए क्या आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। तो ये सुनकर कनिष्का उससे कहता है कि रितेश, तुम हाल ही में डिपार्टमेंट में आए हो और मुझे क्राइम सीन के बारे में बता रहे हो। ऐसे केसेस मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये सब तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम खुद को संभालो। हम लोगों के लिए तो ये आए दिन की बात है। ये कहकर जब कनिष्का अंदर जाता है तो देखता है कि घर के अंदर का सारा सामान बिखरा होता है, और तभी सुष्मिता की लाश को देखकर कनिष्का के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि आखिर रितेश उसे क्यों वॉर्न कर रहा था। असल में वो लाश मिरर के फ्रेम में टंगी होती है, और वो भी एक नई साड़ी और फूल माला पहने। अब हम नोटिस करते हैं कि वो सीन देखकर कनिष्का को अपने पास्ट की कोई चीज याद आने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करके इस केस की जांच शुरू कर देता है। अब कनिष्का सबसे पूछता है कि आखिर मर्डर की खबर सबसे पहले किसे मिली थी। तो रितेश सभी को बताता है कि सुष्मिता के लैंडलॉर्ड को किसी ने फोन करके कहा था कि अपने घर में जाकर चेक करो, वहाँ कुछ है। तो जब लैंडलॉर्ड वहाँ गया तो उसे वहाँ पर सुष्मिता की लाश मिली, जिसके बाद उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर कनिष्का पूछता है कि क्या इस सुष्मिता का कोई बॉयफ्रेंड या एक्स था। तो रितेश कहता है कि इस बारे में मैंने अभी पता नहीं किया, लेकिन कल ऑफिस जाकर जांच करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। अब अगले दिन यह खबर सभी टीवी चैनलों पर आ जाती है, क्योंकि हत्या का तरीका इतना अलग था कि ये खबर चारों तरफ फैल जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कनिष्का की टीम में 4 सदस्य होते हैं, कनिष्का, रितेश, विश्वा और नासिर। फिर रितेश कनिष्का को बताता है कि सुष्मिता की माँ से पूछताछ में पता चला है कि सुष्मिता ने अपनी सगाई तोड़ दी थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके होने वाले पति का कहीं अफेयर चल रहा था, जबकि उसके होने वाले पति का भी ठीक यही कहना था कि सुष्मिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अब बैठे बैठे अचानक नासिर की नजर उस क्राइम सीन की फोटोज पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो कनिष्का से कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है ना। तो कनिष्का कहता है कि नहीं नासिर भाई, ये वैसा नहीं है। फिर आखिर में रितेश बताता है कि सुष्मिता का होने वाला पति अनिमेश शायद सगाई टूटने के चक्कर में गुस्से में होगा, इसलिए उसने उसे मार दिया होगा। तो कनिष्का कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये भी पॉसिबल है। इस तरह अब वो रितेश से अनिमेश को पूछताछ के लिए बुलाने को कहता है।
फिर हम देखते हैं कि कनिष्का आज का पूरा दिन निकालकर रात को घर लौटता है, लेकिन आज फिर भी वो और दिनों से जल्दी घर पर आ गया था। इसलिए मिली पूछती है कि आज जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि मैंने तो न्यूज में उस मर्डर केस को देखा तो सोचा कि शायद इतना बड़ा केस है, तुम लेट ही आओगे। तो ये सुनकर कनिष्का उसे गलत समझने लगता है और कहता है कि क्या मुझे घर पर परमिशन लेकर आना चाहिए? मेरा काम घर में बैठकर तो होता नहीं, काम के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ता है, इसीलिए ऐसे बेफिजूल के सवाल मत किया करो। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में एक तरह की नोकझोंक चलती रहती है। इसके बाद सीन रितेश पर शिफ्ट होता है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो पूर्वी नाम की लड़की के साथ लिव इन में रहता है, जिसे वो बहुत ही जल्द शादी भी करने वाला है। अब वो उसे बातों ही बातों में आज के केस के बारे में बताता है कि किसी ने एक लड़की को बेरहमी से मारा है, जिसकी वजह से पूरा शहर डरा हुआ है और पूरे डिपार्टमेंट पर केस को सॉल्व करने का दबाव भी बना हुआ है। यहाँ हमें बताया जाता है कि रितेश असल में IIT ग्रेजुएट है, लेकिन पुलिस की नौकरी पसंद होने की वजह से उसने पुलिस में जॉब हासिल कर ली। इसके बाद सीन आता है इन लोगों के तीसरे साथी नासिर पर, जिसकी एक एबनॉर्मल बेटी है। हम देखते हैं कि नासिर ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक आया रखी है, लेकिन उसकी बेटी उस आया की बात नहीं मानती, बल्कि उल्टा उसे परेशान करती रहती है। इसलिए अब आया उस लड़की से परेशान होकर नासिर से कहती है कि मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपकी बेटी बहुत परेशान करती है। अब नासिर ये सुनकर उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर वो अपनी बेटी को प्यार से खाना खिलाते हुए उससे कहता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, बस 6 महीने की बात है, उसके बाद मैं रिटायर होकर पूरा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। फिर सीन आता है चौथे टीम मेंबर यानी विश्वा पर, जो हमेशा काम खत्म करने के बाद एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, जिसका नाम था जोबा। फिर जोबा के साथ समय बिताते हुए वो उसी केस के बारे में सोचता रहता है कि उस हत्यारे ने आखिर सुष्मिता को इतनी बेरहमी से क्यों मारा होगा। साथ ही एक बात और है कि विश्वा जोबा से बहुत प्यार करता है। अब दूसरे दिन कनिष्का के टीम मेंबर्स उस अनिमेश को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लाते हैं। यहाँ रितेश कनिष्का से कहता है कि सर, मुझे नहीं लगता कि इस बंदे ने सुष्मिता को मारा होगा। तो कनिष्का उससे कहता है कि ये तो उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा है कि तुम थोड़ा बहुत गेस कर रहे हो, यही चीज इस नौकरी में काम आती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद कनिष्का और रितेश उस अनिमेश के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ अनिमेश उनसे कहता है कि मुझे उस सुष्मिता से मिले हुए 8 महीने हो गए, लेकिन मुझे कल ही ये बात पता चली कि सुष्मिता को किसी ने मार दिया और वो अकेली रह रही थी। इस पर कनिष्का उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे? तो अनिमेश कहता है कि सर, मैं तो मूवी देखने के लिए गया था और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ये सुनकर कनिष्का कहता है, अच्छा, तुमसे प्रूफ किसने मांगा? लगता है पूरी तैयारी करके आए हो। तो इस तरह से वो इस अनिमेश पर शक करने लगता है और उससे कहता है कि शायद तुमने मूवी खत्म होने के बाद सुष्मिता को फॉलो करके उसे मार दिया हो और अपना बदला ले लिया हो, क्योंकि उसके अफेयर की वजह से तुम उससे नाराज हो गए थे, है ना? अब इससे पहले कि अनिमेश कुछ बोल पाता, इतने में विश्वा इंटेरोगेशन रूम में आकर कनिष्का से कहता है कि सर, हमें फौरन जाना होगा, एक और हत्या हुई है और वो भी उसी तरह से। अब ये सुनते ही कनिष्का के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो इस अनिमेश को छोड़ देता है। फिर जब कनिष्का उस क्राइम स्पॉट पर जाता है तो इस लड़की की हत्या भी सच में उसी पैटर्न में हुई होती है। अब इस लाश को देखकर कनिष्का को दोबारा कुछ होने लगता है, एक तरह से एंजाइटी होने लगती है, जिस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। जिसके बाद टीम मेंबर्स कनिष्का को संभालते हुए उसको उसके घर भेज देते हैं। फिर घर जाने के बाद कनिष्का की ऐसी हालत देखकर मिली उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो कनिष्का कहता है कि आज बहुत ही पुराना केस दोबारा मेरे सामने आ गया, इसलिए थोड़ा एंजाइटी हो रही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रितेश, विश्वा और नासिर किसी जगह पर होते हैं, जहां रितेश नासिर से पूछता है कि सर, डेड बॉडी देखने के बाद कनिष्का सर को क्या हुआ था और उनकी हालत इतनी खराब क्यों हुई? साथ ही मैंने नोटिस किया था कि आपने जब पहली बार उस पहले मर्डर के क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स देखे तो कनिष्का सर से पूछा था कि क्या ये सेम है, तो उन्होंने मना कर दिया था। अब ये सुनकर नासिर इन दोनों को जो हुआ था वो सब बताने लगता है। वो कहता है कि 12 साल पहले एक केस ने सारे कोलकाता को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त एक हत्यारा काफी सारी लड़कियों को मारता चला गया और उसी बीच कनिष्का सर भी अपनी जॉब में ज्वाइन हुए थे, इसलिए डिपार्टमेंट ने वो केस कनिष्का सर को सौंप दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। फिर बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कनिष्का सर ने एक आदमी को गिरफ्तार कर ही लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसके बावजूद भी वो हत्याएं होने लगी और उस वक्त भी वो हत्यारा लड़कियों को मार के मिरर फ्रेम में टांगा करता था। इसके बाद कनिष्का सर के दिमाग में वो केस ऐसा बैठ गया कि आज जब वैसी ही हत्याएं होने लगी तो उनका दिमाग परेशान हो उठा
फिर रितेश नासिर से पूछता है, क्या वही हत्यारा दोबारा से ये हत्याएं कंटिन्यू कर रहा है? क्या असली हत्यारे को सजा नहीं हुई? और उसका क्या हुआ जिसको सर ने गिरफ्तार किया था? तो नासिर कहता है कि नहीं, उस वक्त का हत्यारा तो आज मेंटल हॉस्पिटल में कैद है और कनिष्का सर ने उस टाइम पर एक गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला। अब रितेश पूछता है कि फिर वो असली हत्यारा कैसे पकड़ा गया? तो नासिर कहता है कि असली कातिल का नाम भुवन था, जिसको कोई पकड़ नहीं पाया, बल्कि असल में भुवन ने खुद 15 मर्डर्स के बाद अपने आप को पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर दिया था। उसका कहना था कि माँ दुर्गा ने 15 दिन युद्ध करने के बाद महिषासुर का वध किया था, तो उसी तरह उसने भी उन 15 lड़कियों का वध किया था। अब रितेश कहता है कि इसका मतलब फिलहाल हमारे सामने कोई कॉपी कैट किलर है जो उसी स्टाइल को अपना रहा है और शायद ये आदमी भी 15 हत्याएं करने वाला है। लेकिन सर, अगर ऐसा है तो हमें फौरन उस किलर को पकड़ना होगा। खैर, अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि कनिष्का और उसके टीम मेंबर्स इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और उनके हिसाब से जिन लोगों की हत्याएं हुई थी वो लोग रैंडम लोग थे। अब रितेश पूछता है कि सर, उस भुवन ने अपने विक्टिम्स को कैसे सिलेक्ट किया था? तो नासिर कहता है कि हमने उससे इस बारे में कभी बात नहीं की। तो रितेश कहता है, फिर चलिए सर, अब जाकर पूछ लेते हैं, शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। और वैसे भी सर, किसी भी साइको किलर को ये बात पसंद नहीं होती कि कोई उसकी कॉपी करे, तो हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हमें भुवन से कोई लीड मिल जाए, क्योंकि इस केस के बारे में बताने के बाद शायद उसका ईगो हर्ट होकर वो हमें अपने विक्टिम्स के बारे में कुछ बता दे। तो इस तरह अब कनिष्का खुद रितेश को लेकर उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ डॉक्टर्स से भुवन को मिलने के लिए बुलाता है। अब असल में यहाँ पर एक और बात यह है कि भुवन ने उस वक्त जब सरेंडर किया था तो उसके लॉयर ने कोर्ट में आकर ये दिखा दिया था कि भुवन असल में दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए और इलाज के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए। जबकि सच तो ये था कि भुवन ठीक ठाक ही होता है और यहाँ पर इस मेंटल हॉस्पिटल में अपनी सजा काट रहा होता है। साथ ही इस भुवन की बात करें तो ये इतना शातिर होता है कि लोगों के चेहरों को देखकर उनका दिमाग पढ़ लेने का हुनर रखता है। इसलिए आज भी कनिष्का को देखते ही वो कहता है, अरे कनिष्का, हम तो हर रोज रात में मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हर रात तुम्हारे सपनों में आ रहा हूँ, है ना? खैर, अब रितेश उस भुवन को उन 2 विक्टिम्स की फोटो दिखाकर कहता है कि रिसेंटली कोलकाता में 2 मर्डर हुए हैं और वो दोनों मर्डर्स ठीक तुम्हारे पैटर्न पर किए गए हैं। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? अब इन दोनों की फोटो को देखकर भुवन कहता है, वाह, कोई मेरी स्टाइल को कॉपी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लीगेसी एंड आई एम ए लीजेंड। तो ये सुनकर कनिष्का कहता है, एक कातिल कभी लीजेंड नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने एक नहीं बल्कि कई परिवारों को बर्बाद किया है। फिर रितेश उससे पूछता है कि आप इन मर्डर्स के बारे में बताइए कि क्या आपका कोई चेला था जो ये चीज दोहरा सकता है? तो भुवन कहता है कि नहीं, मेरा कोई भी चेला नहीं था, मैं तो अपने विक्टिम्स को अकेले ही चुनता था और अकेले ही मारता भी था। ये तो कोई दूसरा बंदा है और वैसे भी तुम लोग जो देख रहे हो वो ध्यान से नहीं देख रहे, क्योंकि असल में ये मेरा स्टाइल नहीं है। जिस पर कनिष्का कहता है कि वही तो पैटर्न है, आखिर क्या डिफरेंस है? तो भुवन कहता है कि तुम्हें तो बस लड़कियां टंगी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इन दोनों फोटोग्राफ्स को अच्छे से देखो। मेरे केस में और इस केस में काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इस केस में ये किलर लड़कियों को सुहागन की साड़ी पहनाए हुए है और वरमाला डाले हुए है और सिंदूर भी लगाए हुए है, यानी ये उसे दुल्हन बनाकर उसकी हत्या कर रहा है। अब इन लड़कियों को देखने से पता चल रहा है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, यानी ये लड़कियां कुंवारी थी। अब इस डिटेल के बारे में सुनकर ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं और फिर बाहर आने के बाद कनिष्का रितेश को समझाने लगता है कि उस किलर ने भुवन की किलिंग को अडॉप्ट किया, लेकिन उसका पूरा पैटर्न नहीं। साथ ही वो कुंवारी लड़कियों को सुहागन बनाकर मार रहा है, इसीलिए इस किलर का मोटिव भी अलग हो सकता है। और इसीलिए अगर हम लोग ये पता लगा सके कि उस किलर का असली मोटिव क्या है, तो उस किलर को ढूंढने में हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद कनिष्का वापस अपने ऑफिस आकर अपने टीम मेंबर्स से कहने लगता है कि अब तक जो 2 लड़कियां मरी हैं, उन दोनों में एक बात कॉमन थी कि उन दोनों की शादी कैंसिल हो गई थी। इसलिए अब तुम लोग कोलकाता के सारे मैरिज हॉल्स में जाकर इस बात की इंक्वायरी करो कि पिछले कुछ महीनों में किसकी शादी कैंसिल हुई थी, और फिर उस लिस्ट के हिसाब से अगर हम फिल्टर करेंगे तो कातिल के अगले टारगेट के बारे में हमें पता लग सकता है। तो इस तरह कनिष्का और उसके टीम मेंबर्स इसी काम में लग जाते हैं। इसी बीच एक रात जब विश्वा जोबा से मिलने के लिए आता है तो वो किसी और के साथ समय बिता रही होती है, जिसे देखकर विश्वा को बहुत ही बुरा और अजीब लगता है। इसलिए वो मायूस होकर बाहर चला आता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जोबा विश्वा के पास आकर कहती है कि सॉरी, तुमने वो सब देख लिया, लेकिन आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो विश्वा कहता है कि वो सब छोड़ो और ये बताओ जोबा कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तो जोबा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे काम का क्या होगा?
जिस पर विश्वा कहता है कि अरे काम करने के लिए दूसरे काम भी हैं, यही क्यों? तो जोबा कहने लगती है कि अरे दरोगा बाबू, मुझे तो बस यही काम आता है ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनिष्का और उसकी बीवी मिली आज डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां बातों ही बातों में मिली कनिष्का से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब असल में बात ये थी कि इन दोनों ने पहले ही प्लान कर लिया था कि ये दोनों बच्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मिली प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल कुछ साल पहले भी मिली प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उस वक्त मिली ने वो बच्चा अबॉर्ट कर लिया था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कनिष्का मिली से कहता है कि तुम इस बार भी अबॉर्ट कर लो, क्योंकि पिछली बार मैंने जब रोका था तो तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इस बार भी वैसा ही करो। लेकिन मिली इस बार अबॉर्शन करवाना नहीं चाहती थी। तो अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी होने लगता है। अब दूसरे दिन कनिष्का के टीम मेंबर्स कनिष्का को एक लिस्ट लाकर देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कोलकाता में तकरीबन 45 शादियां कैंसिल हो चुकी थी, और वो भी कई कारणों की वजह से, जिसमें से किसी के घर में डेथ हो गई, किसी को दूसरे देश में जॉब मिल गई, तो किसी ने अपनी शादी का डेट चेंज कर लिया। लेकिन तभी रितेश सभी को ध्यान दिलाते हुए कहता है कि सर, इन 45 केसेस में से 15 केसेस में खुद कपल्स ने अपनी शादी को कैंसिल किया है, जबकि उन 15 कपल में से सिर्फ 9 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने खुद अपनी मर्जी से शादी कैंसिल की थी, और उन्हीं में से एक लड़की थी वो सुष्मिता, जिसका पहला मर्डर हुआ। तो ये सुनकर कनिष्का कहता है कि अब उस हत्यारे का नेक्स्ट टारगेट कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कौन सी लड़कियां हैं जिन पर हमला हो सकता है। इसलिए अब हम उन सभी लड़कियों पर अलग अलग अपनी नजर रखेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। तो उसी रात से ये चारों एक एक लड़की को फॉलो करने लगते हैं और कुछ लड़कियों पर नजर रखने के लिए दूसरे पुलिस वालों को बोल देते हैं। अब इसमें इनको ये सब देखना होता है कि रात के टाइम क्या वो लड़कियां सेफली अपने घर वापस जा रही हैं, या क्या कोई आदमी उस लड़की को फॉलो कर रहा है। तो अब इसी बीच एक रात नासिर की बेटी नासिर को वीडियो कॉल करके उससे बात करने लगती है कि पापा, आप तो मुझे रात में भी अकेला छोड़कर चले गए, आप मेरे पास क्यों नहीं रहते, इसलिए जल्दी से अपने घर आ जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। लेकिन नासिर अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटा, कुछ दिनों तक रात में मेरी ड्यूटी है, इसलिए तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं जल्द ही वापस घर आ जाऊंगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि अपनी बेटी से बात करते करते नासिर उस एरिया की एक लड़की को फॉलो कर रहा होता है। फिर जब वो लड़की अपने घर के अंदर जाती है तो अचानक एक मास्क वाला आदमी उस लड़की को फॉलो करते हुए उसके घर में जाने लगता है। तो अब नासिर भी इस चीज को ऑब्जर्व करके अपनी बेटी का फोन काट के सीधा उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। इस बीच वो कनिष्का को इन्फॉर्म करने के लिए उसे कॉल करने लगता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कनिष्का का कॉल नहीं लगता। फिर जब नासिर उस लड़की के घर के अंदर झांकने लगता है तो तब तक वो किलर उस लड़की को मार चुका होता है और उसकी लाश को घसीटकर ले जा रहा होता है। तभी दोबारा नासिर कनिष्का को कॉल करता है, लेकिन कनिष्का नासिर की आवाज सुन नहीं पाता, पर इतने में वो किलर समझ जाता है कि उसके आसपास कोई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी नासिर के सर पर भी वार कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सुबह होने के बाद कनिष्का और बाकी टीम मेंबर्स उस क्राइम स्पॉट पर आते हैं, जहां शॉकिंगली उस घर में नासिर की लाश पड़ी होती है। अब उसी तरह से वो किलर उस लड़की को भी मार चुका होता है, और वो भी बिल्कुल सेम तरीके से उसी पैटर्न में। अब ये देखकर कनिष्का बहुत दुखी होता है और वो वहाँ से निकलकर सीधा नासिर की बेटी के पास जाता है, जहाँ वो उसे यही बुरी खबर सुनाता है कि बेटा, अब कभी भी तुम्हारे पापा वापस नहीं लौटेंगे, तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। तो ये सुनने के बाद नासिर की बेटी भी बहुत रोने लगती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो वापस जरूर लौट कर आएंगे। फिर बाद में कनिष्का वापस अपने घर पर आकर अपनी वाइफ मिली को यही बताकर बहुत दुखी होता है कि मैं नासिर को नहीं बचा पाया। सिर्फ 6 महीनों के बाद वो रिटायर होने वाला था और अपनी बेटी को संभालने वाला था। आखिर अब उसकी बेटी का क्या होगा? सच में मैं किसी के लायक नहीं हूँ, न मैं अच्छा ऑफिसर बन पाया और ना ही मैं अच्छा पति। अब ये सुनकर मिली कनिष्का को समझाने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कनिष्का ये भी कहता है कि अब हम दोनों अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, इसलिए मिली तुम अबॉर्ट मत करो। वहीं दूसरी तरफ रितेश की गर्लफ्रेंड पूर्वी के पेरेंट्स रितेश को बुलाकर कहते हैं कि हमने रिसेंटली एक न्यूज को सुना जहां हत्यारे ने एक पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, इसलिए हमें डर था कि तुम भी एक पुलिस वाले हो, तो ऐसे हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करने में डर रहे हैं। लेकिन फिर पूर्वी ने हमें बताया कि तुम्हारी डेस्क जॉब है, इसलिए ये जॉब सेफ है, लेकिन फिर भी डर तो रहता है ना बेटा, अगर शादी होने के बाद कल को तुमको कुछ हो गया तो हमारी बेटी का क्या होगा? तो ये सुनकर रितेश कहता है कि देखिए आंटी, कल जो ऑफिसर शहीद हुए थे जिनकी न्यूज आपने देखी, वो असल में मेरे ही टीम मेंबर थे, और सच तो ये है कि मेरी कोई डेस्क जॉब नहीं है,
मैं भी ऑन फील्ड ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं हमारे देश को सर्व करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ था। लेकिन अगर आपको मेरी जिंदगी का डर है तो वो डर आपको है, मुझे नहीं, इसलिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता। अब रितेश की बातें सुनने के बाद पूर्वी के पेरेंट्स शॉक में रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करें। वहीं दूसरी तरफ विश्वा आज जोबा के पास अपना दुख शेयर करने के लिए जाता है, क्योंकि उसका टीममेट नासिर मारा गया। फिर ये सब होने के बाद रात को रितेश और विश्वा किसी बार में जाकर बस ऐसे ही दारू पीने लगते हैं, जहां दारू पीते पीते ही रितेश बहुत दुखी होता है और कहता है कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारा एक टीम मेंबर नासिर मारा गया, क्योंकि हमारे पास ढंग का बैकअप नहीं था। आखिर कैसा पुलिस डिपार्टमेंट है ये और कैसी जॉब है ये। तो ये सुनकर विश्वा रितेश को संभालते हुए कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन रितेश कहता है, अरे मैंने कुछ ज्यादा नहीं पी, मैं जो भी बता रहा हूँ वो सच ही बता रहा हूँ। हम सारे के सारे पुलिस वाले डफर हैं और तुम क्या मुझे हमेशा डांटते रहते हो, मैं तुम्हारा कोई चेला वेला नहीं हूँ। वो आगे कहता है कि असल में उस किलर को लड़कियों को नहीं बल्कि हम पुलिस वालों को टांग देना चाहिए, क्योंकि हम किसी काम के नहीं हैं। अब रितेश का हंगामा देखकर वहां का एक आदमी उसकी पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिसके बाद यही न्यूज देखकर पुलिस डिपार्टमेंट अगले दिन रितेश को सस्पेंड कर देता है। फिर दूसरी रात जब रितेश कहीं पर जा रहा होता है तो पूर्वी उसको फोन करने लगती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी न्यूज देखी। तो ये सुनकर रितेश एकदम से कहता है कि अच्छा हुआ कि अब तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही खुश होंगे ना कि इसके पास तो अब पुलिस की जॉब नहीं रही, तो अब चलो तुम्हारे पेरेंट्स से ही बोल दो कि अब वो शादी की डेट फिक्स कर लें। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह होने के बाद पूर्वी के घर के पास काफी सारे मीडिया वाले इकट्ठा हो जाते हैं। असल में मीडिया वालों को ये बात पता लग चुकी होती है कि रितेश पूर्वी से शादी करने वाला था, इसीलिए वो इस चीज पर बयान लेने के लिए पूर्वी के माता पिता से मिलने आते हैं। लेकिन शॉकिंगली रितेश की कल रात की हरकत को देखकर पूर्वी के पेरेंट्स शादी को कैंसिल ही कर देते हैं, जिसके बाद पूर्वी के पेरेंट्स घर से जाते समय पूर्वी से कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक लड़का ढूंढा है और वो लड़का जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएगा। उसी रात जब पूर्वी अपने घर में अकेली होती है तो अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है और जब कैंडल जलाने के लिए वो अपने कमरे से बाहर जाती है तो शॉकिंगली उसके घर में वही मास्क वाला आदमी होता है। अब जैसे ही वो मास्क वाला आदमी पूर्वी पर हमला करने वाला होता है तो उतने में हम देखते हैं कि रितेश भी वहाँ पहुँच जाता है, या शायद पहले से वहाँ मौजूद होता है। यानी रिसेंटली जिस तरह पूर्वी के पेरेंट्स ने उसकी शादी कैंसिल कर दी थी, तो रितेश को लगता है कि शायद वो हत्यारा अब पूर्वी पर हमला करने आएगा और उसको मारने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से फाइनली रितेश वहां समय पर मौजूद होता है, जिसके बाद उस किलर और रितेश के बीच में जबरदस्त तरीके से हाथापाई होती है। फिर आखिर में बहुत लंबी फाइट के बाद फाइनली रितेश उस किलर का चेहरा देख लेता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब ये सब होने के बाद कनिष्का रितेश को बहुत ही अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत हिम्मत के साथ उसका सामना किया और उसे पकड़ लिया। अब रितेश कहता है कि सर वो तो ठीक है, लेकिन उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला और उसका बस यही कहना है कि वो बस आपसे ही बात करना चाहता है। ये सुनकर कनिष्का कहता है कि इंटेरोगेशन के लिए तो कोई भी चलेगा ना, फिर मुझसे ही क्यों बात करेगा। तो रितेश कहता है कि नहीं सर, उसने आपका ही नाम लिया है और कहा है कि वो सिर्फ आपको ही इस बारे में बताएगा। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो आपको अच्छी तरह से जानता है। इस तरह जब कनिष्का उस हत्यारे के पास जाता है तो वो किलर कहता है कि काफी दिनों तक मैंने तुम्हारा वेट किया। तो कनिष्का पूछने लगता है कि अब तुम सच बताओ कि क्यों और किस लिए उन लड़कियों को तुमने मारा है। तो वो हत्यारा कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो सब बताकर ही रहूंगा। ये सुनकर कनिष्का मुस्कुराते हुए कहता है तुम यहाँ पर आए नहीं हो बल्कि तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। फिर वो किलर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं चाहता था कि मैं यहाँ आऊं, इसीलिए तो तुम लोग मुझे पकड़ पाए। वो कहता है कि तुम लोगों ने तो बहुत ही अच्छा ड्रामा किया, पहले जानबूझकर अपने पुलिस वाले से ड्रामा करवाया, फिर खुद ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसके घर पर मीडिया भेजी और जानबूझकर मीडिया के सामने शादी कैंसिल करवाई ताकि मैं तुम लोगों की बातों में आ जाऊं और उस लड़की पर हमला कर दूं। अरे यार 2 कौड़ी का ड्रामा था वो, मैं उसको पहले ही दिन समझ गया था। तो इस तरह हमें पता चलता है कि ये प्लान असल में पुलिस का था, जिसके बारे में किलर को पहले से पता चल गया था। खैर अब वो किलर कनिष्का से कहता है कि पहले एक काम करो, एक अच्छी सी चाय ऑर्डर करो, उसके बाद हम बैठकर बात करेंगे और हाँ चाय थोड़ा जल्दी लाना क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो इस तरह अब कनिष्का रूम से बाहर जाकर 2 चाय मंगवाता है, लेकिन चाय के आते ही वो विश्वा उस हत्यारे की चाय में हल्के से थूक देता है और जब कनिष्का उस किलर को चाय देता है तो वो
किलर उस चाय को फेंक देता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उस चाय के साथ क्या हरकत हुई है। इसके बाद कनिष्का उससे कहता है कि वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा और आखिर तुम्हारा मकसद क्या था। वो किलर कहता है कि हाँ, पर मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े और ग्रेट आदमी की है। तो इस तरह से ये किलर एक प्रोफेसर की कहानी कनिष्का को बताने लगता है कि वो प्रोफेसर कॉलेज में बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा होता है। अब इसी बीच उसकी एक स्टूडेंट उसको रिझाने की कोशिश करती है ताकि वो उससे एग्जाम के पेपर्स हासिल कर सके। हालांकि वो प्रोफेसर उस लड़की की बाप की उम्र का होता है, साथ ही वो उस लड़की के इरादे समझ जाता है, इसलिए वो उस लड़की की हरकतें देखकर उसे सारे लोगों के सामने बहुत ही डांटने लगता है। अब उस इंसल्ट से इस लड़की का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि वो उस प्रोफेसर से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत वो लड़की उस प्रोफेसर के घर पर जाती है और जैसे ही सामने से दरवाजा ओपन होता है तो उसे उस प्रोफेसर का लड़का दिखता है और हम नोटिस करते हैं कि ये जो लड़का है वो प्रेजेंट टाइम में वही हत्यारा होता है जो कनिष्का के सामने ये सारी चीजें बता रहा होता है, यानी यही किलर उस प्रोफेसर का असली बेटा था। खैर, वो लड़की उस प्रोफेसर के बेटे से कहती है कि मुझे आपके पापा ने भेजा है एक जरूरी फाइल लेने के लिए, और इस तरह से बहाना बनाकर वो घर में आकर कुछ लड़कियों का सामान वहाँ रख देती है। फिर लीड मिलने पर दूसरे दिन पुलिस वाले इसी प्रोफेसर के घर पर आकर तलाशी लेने लगते हैं तो पुलिस वालों को वो चीज मिल जाती है जिसमें कि लड़कियों के कुछ सामान होते हैं जैसे कि झुमके, कपड़े। तो इन्हीं सबूतों के बलबूते पर कनिष्का उस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेता है। और दोस्तों, असल में वो उसी भुवन का केस होता है जिसके चक्कर में गलत सबूतों के आधार पर जिस गलत आदमी को कनिष्का ने अरेस्ट किया था वो असल में यही प्रोफेसर था। और रही बात गलत सबूतों की, तो शहर में उन दिनों हत्यारे की चर्चा थी, तो उससे जुड़े कुछ नकली सबूत प्रोफेसर के घर में रखकर वो लड़की पुलिस को खबर दे देती है कि प्रोफेसर के घर पर उसने कुछ देखा है जिससे उनका केस सॉल्व हो सकता है, इसलिए पुलिस वहाँ गई थी। खैर, अब प्रेजेंट में ये किलर कहता है कि वो प्रोफेसर असल में मेरे पिता थे जिनको तुमने गिरफ्तार किया, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन और झूठे सबूतों के बल पर। अब कनिष्का ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उनको तो बाद में बरी कर दिया गया था ना, जब असली कातिल भुवन सामने आ गया था। तो किलर कहता है कि कोर्ट ने तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन समाज में उनकी सारी इज्जत चली गई, जिस वजह से लोग उनको क्रिमिनल की तरह देखने लगे और इसी चीज से परेशान होकर एक दिन उन्होंने अपनी जान ले ली। अब कनिष्का दुखी होते हुए कहता है कि उस टाइम मुझसे भूल हो गई थी क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था। फिर किलर कहता है कि तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरी शादी भी टूट गई क्योंकि उस लड़की ने खुद मुझसे मिलकर उस शादी को तोड़ दिया। अब कनिष्का पूछता है कि तो ये सब कुछ तुमने एक लड़की के रिजेक्ट करने की वजह से किया? तो किलर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया और हाँ, तुमसे बदला लेने के लिए किया। और हाँ, मैं अब एक और लेडी को मारने वाला हूँ जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी मिली है। साथ ही तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं क्योंकि अगर तुमने अपनी बीवी को नहीं बचाया तो वो जहाँ भी है वहाँ अपने आप मर जाएगी। इसलिए अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो मेरे कहने पर एक आदमी को फौरन गिरफ्तार करो। साथ ही वो कहता है कि तुम्हें उस आदमी को इसी सीरियल किलिंग के केस में अरेस्ट करना होगा और इस तरह से वो उसे उस आदमी का एड्रेस बताने लगता है। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जिस लड़की ने इस किलर के फादर को फंसाया था उसी का हस्बैंड होता है। अब कनिष्का कहता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो किलर कहता है कि तुम फेक एविडेंस बनाकर उस बंदे को गिरफ्तार कर लो। खैर, अब थोड़ी देर बाद रितेश उस किलर के पास आकर थोड़ा पूछताछ करता है और इसी बीच कनिष्का को कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो याद करता है कि जब कनिष्का उस प्रोफेसर को गिरफ्तार करने के लिए गया था तो उस वक्त वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को कब्रिस्तान में ले जाकर कुछ लेसन्स बोल रहा था, यानी कुछ कोट्स वगैरह बता रहा था। अब वही कोट इस किलर ने भी बोला था जब उसने मिली के बारे में जिक्र किया था, इसलिए अब यही बात कनिष्का के दिमाग में घर कर जाती है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ फौरन उस ग्रेवयार्ड पर जाता है। फिर काफी देर तक इधर उधर खुदाई करने के बाद फाइनली उसे मिली मिल जाती है जो कि एक बक्से में कैद होती है और इस तरह से कनिष्का अपनी बीवी को बचा ही लेता है। लेकिन जब कनिष्का मिली को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर एक बुरी खबर बताते हैं कि मिली के ज्यादा देर तक ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रितेश और पूर्वी शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स शादी के लिए मान गए थे। फिर बाद में कनिष्का नासिर की बेटी को अपने घर पर ले आता है क्योंकि वो और मिली डिसाइड करते हैं कि वो नासिर की बेटी को अपनी बेटी समझकर पालेंगे। उधर विश्वा भी जोबा के साथ शादी करके सेटल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए।
साथ ही इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।